बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर चालू कर चुके हैं जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और उसके अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है, जो पहली उभरती हुई जो प्रवृत्ति थी विश्व युद्धोत्तर के बाद, वो यूरोपियन प्रभुत्व का अंत, यानी इससे पहले यूरोप का युग था। यूरोप में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रोग्रेस भी खूब थी और यूरोपियन राष्ट्रों ने अपने साम्राज्य भी कायम किए पूरी दुनिया में। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस की गणना महान शक्तियों में की जाती थी, किंतु सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन राष्ट्रों की जो अर्थव्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो गई। इनको काफ़ी इकोनॉमिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा और विश्व की जो लीडरशिप थी अब यूरोप के हाथों से निकल करके और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के हाथों में आ गई। ये पहली ट्रेंड थी। जो दूसरी जो ट्रेंड थी वो है परमाणु युग का सूत्रपात। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बमों का प्रयोग किया और इसी के साथ जो है परमाणु युग का सूत्रपात भी हो गया। इसमें लाखों मनुष्य मारे गए, भारी जान माल का नुकसान हुआ और इसके साथ साथ यह भी असर हुआ कि जो दूसरे राष्ट्र थे जैसे कि सोवियत संघ, ब्रिटेन वगैरह ने भी फिर परमाणु हथियारों की खोज शुरू कर दी और फिर 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया और उसके बाद ब्रिटेन ने भी कर लिया। इस तरीके से परमाणु हथियारों की एक होड़ जो है वो शुरू हो गई। तीसरी जो ट्रेंड थी वो है एशिया एवं अफ्रीका का जागरण तथा संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन ये भी आया कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्यों की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा हो गई। उपनिवेश जल्दी जल्दी स्वतंत्र होने लगे और बहुत से स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राज्य जो है वो अस्तित्व में आने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए राज्यों के उदय की प्रक्रिया जो है बहुत तेज हो गई। 1960 में ही सिर्फ एक महीने में केवल अफ्रीका महाद्वीप के 16 नए राज्य जो है यूएनओ के सदस्य बने और 1945 में यूएनओ के सदस्यों की संख्या जो 51 थी आज बढ़ करके और 193 हो गई है। नेक्स्ट जो ट्रेंड थी वो है साम्यवाद का विस्तार। इटली तथा जर्मनी साम्यवाद के दुश्मन थे, परंतु उनकी पराजय के पश्चात मित्र राष्ट्रों में इतनी शक्ति बची नहीं कि वो साम्यवाद के प्रसार को पूर्वी यूरोप तथा एशिया में रोक सकें। जो जो जर्मनी मोर्चे पर हारता गया वैसे ही पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का प्रसार होता चला गया। बर्लिन के पतन के बाद सोवियत संघ की सेना ने पूर्वी यूरोप के समस्त देशों पर अधिकार कर लिया एवं साम्यवादी सरकारों की स्थापना करी। चीन में भी जो है साम्यवादियों ने चियांग काई शेक के विरुद्ध संघर्ष की गति को बढ़ाया और उसे पराजित करके चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जो है साम्यवाद भी फैलता चला गया। नेक्स्ट जो है वो है सैनिक गुटबंदी। साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव एवं सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति ने जो पश्चिमी राष्ट्र थे उनको भी आशंकाग्रस्त कर दिया
वे सोवियत संघ एवं साम्यवादी देशों के विरुद्ध ऐसे सैनिक गुटों का निर्माण करने लगे जिससे वो संकट के समय एक दूसरे की सहायता कर सकें। कोरिया युद्ध के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राजनीतिज्ञों ने ये अनुभव किया कि साम्यवाद के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के लिए सैनिक संगठन बनाने पड़ेंगे, और 1949 में उन्होंने नाटो, 1954 में सीटो और की स्थापना की। इसके अलावा जो सोवियत रूस था उसने भी वार्सा पैक्ट स्थापित किया। तो इस तरीके से सैनिक गुटबंदी की जो प्रवृत्ति थी वो उत्पन्न हुई। नेक्स्ट जो है वो शीत युद्ध है। शीत युद्ध जो है वो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, अप्रत्यक्ष युद्ध था, विचारधारात्मक युद्ध था, जो सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में लड़ा गया। ये विचारधारा युद्ध था क्योंकि एक तरफ साम्यवाद था तो दूसरी तरफ पूंजीवाद था। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी तो सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी थी। इसमें पूरा विश्व जो है दो विरोधी गुटों में बट गया, सैनिक गुटबंदी बढ़ी और दोनों ही ये देश एक दूसरे को कमज़ोर करने का प्रयास करने लगे। हालांकि ये प्रत्यक्ष और गर्म युद्ध न होकर शीत युद्ध था, जिसमें दोनों देश परस्पर शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए दुश्मनी रखते थे और एक दूसरे को नीचे ही नीचे कमज़ोर करने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है गुटनिरपेक्षता। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नव स्वतंत्र देश थे उनमें से उन्होंने अपने आप को ना ही तो कई राष्ट्रों ने ना ही तो सोवियत संघ के साथ गुट में शामिल होना पसंद किया, ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। उन्होंने अपना एक स्वतंत्र गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसकी आवाज़ को बुलंद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ने भी किया। और तीन नेता माने जाते हैं गुट निरपेक्षता के, नेहरू, नासिर और टीटो। और इसमें ये जो भी देश शामिल थे वो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि यदि वो किसी गुट में शामिल हो जाते तो उनकी स्वतंत्रता फिर बाधित हो सकती थी, जबकि वो हाल ही में आज़ाद हुए थे। इसके अलावा उनका दृष्टिकोण, वो अपना दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहते थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहते थे। नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत है। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियाँ खुद जो है संकट में पड़ गई थी, क्योंकि ज़्यादातर जो साम्राज्य और उपनिवेश थे वो यूरोपियन देशों के थे और कुछ यूरोपियन साम्राज्यवादी शक्तियाँ तो हार भी गई थी, इसलिए उपनिवेश स्वतंत्र हो चले थे। और इस साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, व्यापक प्रभाव पड़ा। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुतः विश्व राजनीति बन गई थी। यूरोप जो है अब वो शक्ति का केंद्र नहीं रहा, पावर सेंटर नहीं रहा। ये पावर सेंटर जो है वो शिफ्ट हो गया एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका क्षेत्र की ओर, जो है शक्ति संघर्ष की प्रक्रिया बढ़ी। बाकी पावर जो है वो शिफ्ट होकर के संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की तरफ चली गई। उपनिवेशवाद के अंत से जो है यूरोपीय राज्य राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से कमज़ोर हो गए और उपनिवेशवाद के अंत से कुछ नई महाशक्तियों के उदय की संभावनाएं बढ़ी, जिसमें भारत, चीन वगैरह का भी नाम हम ले सकते हैं। और एशियाई और अफ्रीका लोगों के उदय से यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति की जो मान्यताएं हैं उन पर भी कुठाराघात हुआ। तो इस तरीके से ये ट्रेंड था। नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो है महाशक्तियों की संख्या में कमी। 1930 के दशक में यूरोप में केवल 5 महाशक्तियां थी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और सोवियत संघ। 2 यूरोपीय महाशक्तियां जो है थी जापान और अमेरिका। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद महाशक्ति की परिभाषा और संख्या दोनों में बड़ा व्यापक प्रभाव हुआ, जिसका मूल कारण विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की वृद्धि थी। दूसरे महायुद्ध के बाद केवल 2 ही सुपर पावर रही, एक तरफ अमेरिका, दूसरा जो है सोवियत संघ। अब जो है विश्व राजनीति बाईपोलर हो गई, द्विध्रुवी हो गई, यानी शक्ति के केवल 2 ही केंद्र हो गए।
एक ध्रुव पश्चिमी गुट था जिसका नेता जो है अमेरिका था, दूसरा ध्रुव जो है साम्यवादी गुट था जिसका नेता सोवियत संघ था। अमेरिका लोकतंत्र और पूंजीवाद की रक्षा के नाम पर लड़ रहा था और सोवियत संघ जो है साम्यवाद के अग्रदूत होने के नाम पर लड़ रहा था। नेक्स्ट जो ट्रेंड थी वो कहीं न कहीं द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर भी मतलब एक चरण या एक प्रक्रिया कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है द्विध्रुवीयता से सने सने जो है बहुकेंद्रवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद और काफ़ी समय तक लगभग 90 के दशक तक जो है शक्ति के दो ध्रुव रहे, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन उसके बाद जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ, विश्व राजनीति जो है बहुकेंद्रवाद की ओर चली। एक तरफ पतन के बाद कहीं न कहीं एकल केंद्र भी अमेरिका के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जो है चीज़ें बदली और उसमें चीन का भी उभार हुआ और इसके साथ साथ कुछ इमर्जिंग बड़े बाजार वाली अर्थव्यवस्थाएं, भारत, चीन, जापान भी जो है अपनी नए शक्ति केंद्र के एहसास के रूप में उदित हुए। नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है तीसरे विश्व युद्ध का बढ़ता हुआ महत्व। एक समय था कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, किंतु आज जो है थर्ड वर्ल्ड के जो नवोदित राष्ट्र हैं वो अविकसित और छोटे होने के बावजूद भी उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण यूएनओ में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। महासभा जो है अपने संख्या बल के कारण ही, मेजॉरिटी के कारण ही विकासशील देश जो है वो डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने की स्थिति में है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में है। नेक्स्ट जो है वो उत्तर बनाम दक्षिण का संघर्ष है। उत्तर में वो राष्ट्र हैं जो विकसित हैं, जबकि दक्षिण में उन राष्ट्रों को माना जाता है जो विकासशील प्रक्रिया में हैं या अविकसित हैं, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। और उत्तर में जो है विकसित, समृद्ध और औद्योगिक राष्ट्र आते हैं। तो इनके बीच में संघर्ष है, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था पर समृद्ध और औद्योगिक राष्ट्रों ने कब्जा कर रखा है। जो वैश्विक वित्तीय संस्थान हैं, WTO, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उन पे भी उनका कब्जा है। इसलिए जो दक्षिण के देश हैं वो चाहते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो न्याय संगत हो और समानता पर आधारित हो, उसमें विकासशील देशों का शोषण नहीं हो। तो उत्तर और दक्षिण के बीच में संघर्ष छिड़ा हुआ है। उसके लिए उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद भी जारी हैं, ताकि इन संघर्षों को कम किया जा सके और विश्व अर्थव्यवस्था को न्याय संगत और क्षमतामूलक बनाया जा सके। नेक्स्ट और अंतिम जो ट्रेंड है वो है यूएनओ का बढ़ता हुआ परिवार। 1945 में जब इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसके सदस्यों की संख्या 51 थी, जो आज बढ़ कर के 193 हो गई है। आज न केवल संयुक्त राष्ट्र संख्या की संख्या बढ़ी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी सक्रियता भी बढ़ी है। तो इस तरीके से ये प्रमुख ट्रेंड्स थी। कंक्लूज़न के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध, बाईपोलर पॉलिटिक्स, वैचारिक संघर्ष, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का उदय, एशिया और अफ्रीका का पुनर्जागरण, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का बढ़ना आदि ऐसे विकास हैं, डेवलपमेंट्स हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई प्रवृत्तियाँ उद्भूत हुई हैं। अब विश्व राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो यूरोप नहीं रहा है, बल्कि एशिया और अफ्रीका बन गए हैं। यूएनओ की सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा की पावर भी बढ़ी है। चीन, सोवियत संघ में इख्तलाफात यानी मतभेद होने के बावजूद जो है साम्यवादी गुट की एकजुटता में दरारें जो है वो दिखने लगी हैं। तो इस प्रकार से हम निष्कर्षतः कह सकते हैं। और आज का हमारा ये टॉपिक जो है यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।